हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन में। और मैं विवेक आज आपके लिए संभाव्य और असंभाव्य प्रतिदर्श के प्रकारों के बारे में बताने वाला हूं। अभी तक हमने रिसर्च मेथड्स में या एजुकेशनल रिसर्च में हमने संभाव्य और असंभाव्य प्रतिदर्शों के बारे में पढ़ लिया है कि ये क्या होते हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स होते क्या हैं, इनके बारे में हमने पिछली वीडियो में तक जो है पढ़ लिया है। आज हम उन्हीं प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल, संभाव्य और असंभाव्य प्रदर्शों के प्रकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि पूरी डिटेल्ड जो है एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। निश्चित ही आपको बहुत ही उपयोगी जानकारी इस वीडियो से आपको मिलने वाली है। ये जो टॉपिक है ये महाराजा सुहेल देवराज विश्वविद्यालय और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के 4th पेपर में जो दिया गया है, और साथ ही साथ एमए एजुकेशन या फिर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो कॉम्पिटेटिव हो चाहे वो जो है सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यूजीसी नेट के लिए भी ये जो है टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं संभाव्य और असंभाव्य प्रदर्श कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर एक आप देख सकते हैं इस स्लाइड में, यहाँ पे संभाव्य और असंभाव्य प्रदर्शों के प्रकारों को हायरार्की में जो है वो दिखाया गया है। देखिए, सबसे पहले संभाव्य प्रतिदर्शों को यहाँ पर देखते हैं। तो संभाव्य प्रतिदर्श जो कि हमने पिछली वीडियो में इनके प्रकारों को देखा था, लेकिन यहाँ पर एक साथ दोनों को ही हम यहाँ देख रहे हैं। पहला सरल रैंडम प्रतिदर्श, दूसरा क्रमबद्ध रैंडम प्रतिदर्श। देखिए, रैंडम कहिए, है ना, यादृच्छिक या फिर अनियमित, तीनों शब्द एक ही हैं, तो आप इससे घबराने की जरूरत नहीं है। रैंडम, यादृच्छिक या अनियमित किसी भी शब्द का उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह प्रतिदर्श या न्यादर्श, सैंपल के लिए प्रतिदर्श या न्यादर्श दोनों में से किसी एक शब्द का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो तीसरा यहाँ पर स्तरीकृत वर्गबद्ध रैंडम प्रतिदर्श, जिसको स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। बहुस्तरीय रैंडम प्रतिदर्श, जिसको मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। बहुरूपी प्रतिदर्श, जिसे मल्टीपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। उसके बाद समूह प्रतिदर्श, जिसे क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं 3, ये 4, 5 और ये 6 प्रकार के। ठीक है, इसी तरह से असंभाव्य प्रतिदर्शों को देखें तो असंभाव्य प्रतिदर्श भी यहाँ 7 प्रकार के यहाँ पर दिए गए, 7 प्रकार के। ठीक है, तो असंभाव्य प्रतिदर्श या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स जो होते हैं, पहला हमारा है नियतांश या संपूर्ण प्रतिदर्श, जिसे कोटा सैम्पलिंग भी कहते हैं। दूसरा हमारा है आकस्मिक प्रतिदर्श, जिसे एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल सैम्पलिंग कहते हैं। उसके बाद है सोद्देश्य या उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श, से पर्पजिव सैम्पलिंग कहते हैं। चौथा हमारा है निर्णित प्रतिदर्श, जिसे जजमेंट सैम्पलिंग कहते हैं। पांचवा है हमारा हिमकंदुक या बर्फ की गेंद, इसको ऐसे हिमकंदुक यानी बर्फ की गेंद प्रतिदर्श, अंग्रेजी में कहें स्नोबॉल सैम्पलिंग। छठा है हमारा उपलब्ध प्रतिदर्श, जिसे अवेलेबल सैम्पलिंग कहते हैं। उसके बाद क्रमिक प्रतिदर्श या सीक्वेंटल सैंपल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 7 प्रकार यहाँ पर हमने दिए हैं यहाँ पर, और भी कुछ प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो उनको भी हम आगे देख लेंगे। तो आइए इन दोनों ही प्रकार के जो प्रतिदर्श है, संभाव्य और असंभाव्य, इनके सभी भागों को, इनके सभी प्रकारों को एक एक करके डिटेल्ड तरीके से समझते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो सबसे पहले हम संभाव्य प्रतिदर्शों के बारे में समझेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी सैंपल के प्रकारों के बारे में हम समझेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है सरल रैंडम प्रतिदर्श। ठीक है, सरल रैंडम या सिंपल रैंडम सैम्पलिंग या सैंपल। ठीक है, देखिए इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया है। ठीक है, यहाँ पर जब भी हम किसी जनसंख्या से, देखिए यहाँ पर एक फिगर भी हमने यहाँ दिया हुआ है, जब भी हम किसी जनसंख्या से, जब भी हम किसी पॉपुलेशन से सैंपल को या हमारे प्रतिदर्श को चयन करने की आवश्यकता होती है, उस स्थिति में हम जब अनियमितीकरण या रैंडमाइजेशन विधि के द्वारा जो है प्रतिदर्श को चुनते हैं,
तो इस विधि द्वारा चुने गए जो प्रतिदर्श होते हैं उसको हम सरल रैंडम प्रतिदर्श कहेंगे, सरल रैंडम प्रतिदर्श। ठीक है, तो हमने अनियमितीकरण में होता क्या है कि जब प्रतिदर्श को जनसंख्या से इस प्रकार चुना जाए कि प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श में चुने जाने की प्रायिकता यहाँ पर क्या हो, समान हो, तो इसे सरल रैंडम प्रतिदर्श कहते हैं। ठीक है ना। इसकी विशेषताओं को भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि इस प्रतिदर्श में एक इकाई का चयन दूसरी इकाई के चयन की प्रायिकता को प्रभावित नहीं करता। यहाँ पर प्रायिकता से क्या मतलब है, ठीक है, चलिए इसको थोड़ा समझ ही लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप प्रायिकता के बारे में थोड़ा सा भी जानते होंगे तो इस चीज़ को समझेंगे। देखिए क्या यहाँ पर है कि प्रायिकता समान होने से क्या तात्पर्य है, कैसे प्रायिकता समान हो सकती है। तो हमने इस फिगर में हम देख रहे हैं कि कितने सैंपल हैं, जनसंख्या हमारी कितनी है, 12 है, यानी 12 हमारा सैंपल है। इसमें से हमें 12 पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में कितने लोग हैं तो 12 लोग हैं। इसमें से हमें 4 सैंपल्स को चुनना है, लेकिन यहाँ हमने 4 सैंपल को यहाँ पर चुन लिया है। इधर ध्यान दीजिएगा, ये 4 सैंपल हमने जो चुना है ये सरल रैंडम प्रतिदर्श विधि द्वारा जो है चुना गया है। और यहाँ पर हमने कहा कि इसमें प्रत्येक इकाई के चुने जाने की जो प्रायिकता होती है वो समान होती है और एक के चयन दूसरे पर को प्रभावित नहीं करता। इससे क्या तात्पर्य, प्रायिकता कैसे। अब देखिए यहाँ पर टोटल 12, ठीक है, कितने हैं 12। इनमें से अगर हमें किसी एक को चुनना है, ठीक है, तो किसी एक के चुने जाने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/12। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर हमें 12 लोगों के जनसंख्या से किसी एक को चुनना होगा तो ये विधि हो जाएगी, ये जो है इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, इसकी जो प्रायिकता है वो हो जाएगी 1/12, ठीक है ना। अब हमने एक लोग को इसमें से चुन लिया, अब कितने बचे, अब जनसंख्या में हमारे पास कितने लोग बचे, अब बच गए 9, अब यहाँ पर बच गए हमारे 11, ठीक है, क्योंकि हमने एक लोगों को यहाँ पर चुन लिया है, ठीक है। अब बच गया हमारे पास 11। अब 11 लोगों में से फिर एक, हमें 4 लोगों को चुनना है ना, 11 में से फिर हम एक को चुनेंगे तो इस बार प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/11 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने एक लोगों को तो पहले से चुन लिया था, अब एक की संख्या कम हो गई ना पॉपुलेशन से। उसी तरह तीसरी बार जब हम चुनेंगे तो लोगों की संख्या कितनी रहेगी, वो रहेगी हमारी 10, ठीक है। अब प्रायिकता क्या बन जाएगी, 1/10, ठीक है। उसी तरह से जब चौथा सैंपल हमको चुनने की ज़रूरत होगी तो उस समय प्रायिकता हमारी हो जाएगी 1/9, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रायिकता लगातार घटती जा रही है। क्या प्रायिकता क्या एक समान है, नहीं, प्रायिकता एक समान नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस स्थिति में, जब हम इस तरीके से चुनते हैं तो इसको हम कहते हैं रैंडम, इसको केवल हम कहेंगे रैंडम विधि। अभी ये सरल रैंडम नहीं है, ठीक है, इसको हम अभी केवल रैंडम विधि कहेंगे। लेकिन अगर यहीं पर हम क्या करें कि जो भी सैंपल हम चुन रहे हैं उसको पुनः, जो भी सैंपल के रूप में जो भी व्यक्तियों को हम चुनते जा रहे हैं उसको फिर से इसी जनसंख्या में मिला दें। मिलाने के बाद फिर से किसी दूसरे सैंपल का चुनाव करें, ठीक है, किसी दूसरे इकाई का या दूसरे एक सैंपल का चुनाव करें, तो इस स्थिति में हमारी संख्या तो वही रहेगी, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटाते हैं, या फिर चलिए यहीं पे समझते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने एक का चुनाव किया, यहाँ पर एक का चुनाव किया, तो पहली बार जो हम चुन रहे हैं तो उसकी प्रायिकता तो 1/12 है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जिसको चुना था उसको फिर से हमने उसी जनसंख्या में मिला दिया और दूसरा चयन कर रहे हैं। तो इस बार तो संख्या कम हुई नहीं, अभी तो 12 ही रही और 12 ही रही। और दूसरे बाद जब हम दूसरे व्यक्ति को चुनते हैं तो फिर उसके चुने जाने की प्रायिकता फिर 1/12 ही रहेगी, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जब भी हम यहाँ पर सरल रैंडम विधि में जब भी हम चुनते हैं किसी प्रतिदर्श को, सरल रैंडम विधि में जब भी हम किसी प्रतिदर्श को चुनते हैं तो जो चुना गया प्रतिदर्श है उसको पुनः जनसंख्या में मिला देते हैं, ठीक है। और उसके बाद किसी अन्य एक सैंपल को जो है एक प्रतिदर्श को चुनते हैं। तो इस तरह से जो है
जनसंख्या एक समान बनी रहती है और किसी दूसरे या किसी अन्य परिदर्श के चुने जाने की जो प्रायिकता है वो एक समान रहती है, ठीक है ना। इसीलिए इसको और एक नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन रहित प्रतिचयन या सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, और दूसरी विधि को कहते हैं प्रतिस्थापन सहित प्रतिचयन या सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। समझ में आया ना। तो ये जो दूसरी विधि है यानी सरल रैंडम जो प्रतिदर्श है, इसमें तो हम मिला दे रहे हैं, मिलाने के बाद फिर दूसरे सैंपल को चुन रहे हैं, इसका मतलब इसको कहा जाएगा सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। दोबारा हम जो मिला रहे हैं, तो ठीक है ना, बात समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से जो है जब हम सरल रैंडम प्रतिदर्श से किसी प्रतिदर्श का चयन करते हैं तो उस समय पहली बात तो कि सबके चयन की जो है संभावना एक समान रहती है, प्रायिकता एक समान रहती बनी रहती है, ठीक है, बात समझ में आ गया ना। और एक प्रतिदर्श का चयन दूसरे इकाई के चयन में कोई बाधा या प्रभावित नहीं करता है, ठीक है, बात समझ में आ गया ना। तो ये रहा हमारा सरल रैंडम प्रतिदर्श। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि इसको किन किन तरीके से किया जा सकता है। सरल रैंडम में हमने देखा भी था, रैंडम प्रतिदर्श में हमने देखा था कि जो अनुसंधान करता है उसकी विचारों, उसके भावों का या उसकी सोच का प्रभाव प्रतिदर्श चयन में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, ये भी हमने समझा था। विधियाँ कौन कौन सी हैं, तो रैंडमाइजेशन की जो विधियाँ हैं, नियमितीकरण की जो विधियाँ हैं वो वही यहाँ भी होती हैं, जैसे लॉटरी विधि, सिक्के उछालना, पासा फेंकना, आँखों पे पट्टी बांधकर, या टिपिट तालिका। देखिए ये टिपिट तालिका जो है सबसे जो है अच्छी विधि मानी जाती है सरल रैंडम प्रतिदर्श के चयन के लिए। लॉटरी विधि भी मानी जाती है, ठीक है ना। तो लॉटरी विधि और टिपिट तालिका ये जो दो विधियां हैं ये बड़े सैंपल को चुनने के लिए हमें बड़ी ही उपयोगी हैं, साथ ही साथ छोटे सैंपल के लिए भी इनका उपयोग हम कर सकते हैं। लॉटरी विधि में देखिए क्या किया जाता है, देख लेते हैं पहले कि इस लॉटरी विधि में क्या किया जाता है। चलिए आइए समझ लेते हैं कि लॉटरी विधि में किस तरीके से हम सैंपल को चुनते हैं। तो लॉटरी विधि में क्या किया जाता है कि जितने भी समूह में लोगों के होते हैं, हमारे जनसंख्या में जितने भी लोग हैं, मान लीजिए अभी हमने 12 लोगों के समूह लिया था ना, तो हमारी जनसंख्या में 12 लोग हैं, ठीक है। अब 12 लोगों में 12 लोगों को हम एक एक क्रम दे देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 12 लोगों को एक एक क्रम दे देंगे जैसे हमने यहाँ पर दिया था, ठीक है, क्रम दे देंगे। और क्रम देने के बाद सभी के नाम की एक पर्ची डालेंगे, 12 पर्ची बना देंगे, ठीक है, और उसको किसी बॉक्स में रख देंगे, अच्छे से मिला देंगे, ठीक है ना। और उन्हीं व्यक्तियों को से बोला जाएगा कि वो आके प्रत्येक व्यक्ति एक पर्ची निकाले, ठीक है ना। वो जिस अब हमें जाहिर सी बात है कि जितनी सैंपल का चयन करना होगा, पर्ची सबके नाम की बनाएंगे, और उसमें से हमें केवल 12 लोगों का समूह है, ठीक है, 12 लोगों का समूह है, उसमें से सैंपल जो हमें लेना है वो हमें 4 लोगों का लेना है। तो हम उस 12 पर्चियों में से 12 जो पर्चियां हैं उसमें से केवल 4 पर्चियां रैंडमली निकालेंगे, ठीक है, और उस जिस पर्ची पर जिसका नाम हो जाएगा उसको सैंपल में हम क्या कर लेंगे, सम्मिलित कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो रहा लॉटरी विधि। इस तरह सिक्के उछालने का मतलब यही है कि हम क्या करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति को जो है बुलाते रहते हैं और सिक्के उछालकर अगर सिक्के के आधार पर वो जीतता है तो उसको सम्मिलित कर लेते हैं, नहीं जीतता है तो सम्मिलित नहीं करते हैं। पासा फेंकने में भी यही है, आंखों में पट्टी बांधने का मतलब आंखों पे पट्टी बांधकर समूह में लोगों को चुनते हैं, और जो मतलब हमारे विचार आंखों में पट्टी बांधेंगे तो हमारे विचार तो नहीं रहेंगे उसमें, ठीक है, तो हम सामने से उस व्यक्ति को क्या करेंगे, चुन लेंगे, सैंपल में शामिल कर लेंगे। तो ये जो विधियाँ ये काफ़ी छोटे सैंपल के लिए ज़्यादा उपयोगी हैं, ये सिक्के उछलना, पासा फेंकना, आँख पट्टी बांधना। लेकिन लॉटरी विधि और टिपिट तालिका जो है ये बड़े प्रतिदर्शों के लिए भी उपयोगी होती है, जिसमें से टिपिट जो तालिका है, टिपिट LHC टिपिट एक जो है शिक्षा शास्त्री या फिर एक व्यक्ति का नाम है, आप कह सकते हैं, जिन्होंने इस विधि को खोजा था टिपिट तालिका, इसीलिए उन्होंने टिपिट, उनके नाम पर ही टिपिट तालिका पड़ गया है। इन्होंने जनसंख्या यानी जनगणना करने के लिए एक तालिका बनाई थी जिसको टिपिट तालिका बोला गया, ठीक है ना। लेकिन कुछ समय बाद जो हमारे सांख्यिकीविद हैं, सांख्यिकी के जो है गणितज्ञों ने इनको और भी थोड़ा विस्तृत रूप में बनाया, जिसमें
फिशर, स्मिथ और येट्स इत्यादि जो हमारे सांख्यिकीविद हैं, ये काफ़ी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में अपने योगदान को उन्होंने दिया है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक टिपिट तालिका यहाँ पर दी गई है, जिसको हम रैंडम डिजिट टेबल भी कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम रैंडम डिजिट टेबल कहते हैं। इससे हम जो है चयन करते हैं साधारण रैंडम प्रतिचयन, हमारा जो विधि है, सरल रैंडम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है उसके द्वारा हम चयन करते हैं। तो कैसे इसका उपयोग किया जाता है ये भी देख लीजिए। छोटे विस्तार से नहीं, हम लोग शॉर्ट में ही इसको बताते हैं। देखिए, जैसे मान लिया, आप ध्यान से इस टेबल को देखिए। इस टेबल में यहाँ से एक रो लिखी हुई है, 1 से यहाँ पर 24-25 तक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 25 तक टेबल है, और कॉलम में आप देख सकते हैं 50 तक। अब देखिए, इसमें 0 से लेके 9 तक के अंक रो और कॉलम में लिखे हुए हैं। यहाँ पे 0 से लेके 9 तक जितने भी यहाँ पर अंक आप देखेंगे रो में और कॉलम में, ये सभी जो है 0 से लेके 9 तक के अंक लिखे हुए हैं। ये तालिका जो है विशेष विधियों द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, वो विधियों को हम यहाँ नहीं देखने वाले हैं, लेकिन ये तालिका जो है विशेष विधियों, आजकल तो कंप्यूटर का भी उपयोग कर लिया जाता है इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास उदाहरण के लिए अगर आपको टिपिट तालिका का उपयोग करना है, मान लीजिए कि हमारे पास 800 लोग हैं। ठीक है, 800 कर्मचारी हैं किसी फैक्ट्री में। ठीक है, तो इसको हम n से दिखा देते हैं कि 800 लोग हमारे कर्मचारियों की संख्या है, जिसमें से हम सैंपल के रूप में 20 कर्मचारियों को चुनना चाहते हैं। ठीक है, सैंपल के रूप में हम किसको चुनना चाहते हैं, ये हमारे क्या है, सैंपल है, और ये हमारा क्या है, पॉपुलेशन है। ठीक, इसमें से 20 लोगों को चुनना चाहते हैं, हमें टिपिट तालिका का उपयोग करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अब देखिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पॉपुलेशन में कितने डिजिट हैं। तो यहाँ पर 3 डिजिट हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 3 डिजिट हमें चुनना है। देखिए यहाँ पे मार्किंग भी की हुई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 20 सैंपल को चुनना है, और जो हमारे जनसंख्या है वो 3 डिजिट का है, 800 3 डिजिट है। ठीक है ना, अब इस 3 डिजिट के लिए हम अपने अनुमान से अंदाजे से पेंसिल को ले जाएंगे। देखिए पेंसिल की नोक आपको दिख रही होगी, अंदाजे से हम पेंसिल को रखेंगे ऐसे। ठीक है, पेंसिल को रखेंगे जहाँ पड़ जाएगा, अर्थात पहला अंक जो है हम अपने मन से आंख मूंद कर रखेंगे इस टेबल पे। जो पहला अंक पड़ेगा उस पहले अंक में हम वहाँ से दाहिनी ओर 3 डिजिट चलेंगे। अब ये दाहिनी ओर जाएंगे कि बाईं ओर, ये विषय अलग का है, इसको हम अलग से डिटेल वीडियो में समझेंगे। लेकिन हम मान लीजिए दाहिनी ओर चलते हैं, तो दाहिनी ओर हमने मान लीजिए कि हमारी जो निब है पेंसिल की, वो 6 रो में देखें तो जो है, कॉलम में देखें तो 6वें नंबर पे, और रो में देखें तो 7वें नंबर पे आती है। ठीक है, रो में 6वें और कॉलम में जो है कॉलम में 6वें नंबर पे और रो में जो है वो 7वें नंबर पे आती है। ठीक है, रो में कितने नंबर पे आती है, 7वें नंबर पे। तो आप देख सकते हैं वहाँ पर संख्या 9 लिखी हुई है, देख रहे हैं, ये 9 है। ठीक है, 9 लिखा हुआ है 7वें नंबर के रो में, और 6ठे नंबर के कॉलम में आप देखेंगे अंक को 9 लिखा हुआ है। अब यहाँ से दाहिनी ओर हम, चूँकि 3 डिजिट की संख्या है पॉपुलेशन में, तो 3 डिजिट इधर चल जाएंगे। तो आप देखेंगे 9 1 5 कितना आ रहा है, 3 डिजिट आ रहा है, दाहिनी ओर चलेंगे तो 9 1 और 5। ठीक है, 9 1 5। ठीक, ये हो गया। यानी कि 800 लोगों को हमने लेना था, 800 सभी लोगों को हमने इसमें क्या कर दिया है, सभी लोगों को एक एक अंक दे दिया है कि आपका नंबर 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है, चौथे का 5, सबको एक एक, इस तरह 800 लोगों को दे दिया है। अब पहला अंक आ गया 915। देखिए 800 से ज़्यादा आ गया तो इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक उसके नीचे अगला अंक देखेंगे 389 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 389। ठीक है, तो ये 389 वाला जो जिस व्यक्ति को 800 लोगों में से जिसको ये नंबर मिला होगा वो सैंपल में शामिल हो जाएगा। उसी तरह आगे उसके ठीक अगला देखिए 6, यहाँ पे कितना 823 लिखा हुआ है, 823, यानी कि ये 823 है, इसका मतलब ये सैंपल में शामिल नहीं होगा, तो इसको शामिल नहीं करेंगे। 823 इसको भी शामिल नहीं करेंगे। उसके अगला वाला अंक आप देख रहे हैं 9
49 लिखा हुआ है, 949, इसको भी शामिल नहीं करेंगे। इसी तरह से अगला वाला लिखा है 286, यहाँ पर लिखा है 286, यानी कि ये इस जिस व्यक्ति के पास 286 नंबर मिला होगा उसको सैंपल में शामिल कर लेंगे। और इसी तरह करते 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 हम 20 तक जाएंगे और 20 लोगों का सैंपल में चयन कर लेंगे। तो ये टिपिट तालिका है, ये एक रैंडमाइजेशन की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमने इसको समझ लिया है, आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रकार को देखते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद आता है क्रमबद्ध रैंडम प्रतिदर्श। क्रमबद्ध रैंडम प्रतिदर्श आता है। तो ये क्रमबद्ध रैंडम प्रतिदर्श में ये विधि जो है कुछ सादा सरल रैंडम प्रतिदर्श से ही मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन क्या है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रतिदर्श के चयन के लिए हम क्या करते हैं कि केवल प्रथम क्रम संख्या को रैंडम विधि से चुनते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, जो पहला सैंपल होगा, पहला व्यक्ति, उसको हम चुनेंगे रैंडम विधि से, और फिर उसके बाद सभी क्रम संख्याओं को क्रमबद्ध तरीके से चुना जाता है, ठीक है। इस विधि को, इसीलिए इस विधि को जो है क्रमबद्ध रैंडम प्रतिदर्श कहते हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्रथम क्रम की संख्या को रैंडम विधि से चुनने का क्या मतलब है। जैसे हमारे पास जो है कोई पॉपुलेशन है, यहाँ 12 लोगों का पॉपुलेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, 12 लोगों का है। अब इसमें से हमें 4 लोगों को जो है चुनना है। कितने लोगों को चुनना है? 4 लोगों को, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो अब 4 लोगों को चुनने के लिए हमारी जनसंख्या की कुल संख्या कितनी हो गई? तो 12 हो गई। कितनी हो गई? 12। और उसमें से हमें सैंपल कितने लोगों का चुनना है? 4 लोगों को। तो इसको हम कैपिटल एन से दिखाएंगे, इसको जो दिखाएंगे वो 12 को हम कैपिटल एन से, और प्रतिदर्श में जो सैंपल की संख्या है उसको 4 से दिखाएंगे। और उसके बाद जब जनसंख्या में प्रतिदर्शों की संख्या से भाग देते हैं यहाँ पर, तो 12 और यहाँ पे ये आ गया 4, कितना आया? 3, ठीक है। तो ये 3 है, ये अंतराल मान सकते हैं या के का मान है, इसको हम के से दिखा सकते हैं। अब ये जो है अंतराल बता रहा है, हर तीसरा व्यक्ति जो है सैंपल में चुना जाएगा, हर जो तीसरा व्यक्ति है वो सैंपल में चुना जाएगा। यानी पहले को हम आंख मूंद कर किसी तरीके से चुन लेंगे। तो मान लीजिए हमने दूसरे नंबर के व्यक्ति को चुन लिया, ठीक है ना, दूसरे नंबर के व्यक्ति को अपने मन से चुन लिया। अब हर तीसरा व्यक्ति यहाँ से जो हम जिसको चुना है उसको लेते हुए तीसरा व्यक्ति सैंपल में शामिल किया जाएगा। तो देखिए 1 2, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ से इसको लेते हुए नहीं, जिस व्यक्ति को चुना है उसको छोड़कर हर तीसरा व्यक्ति। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, इसको हम सैंपल में चुन लेंगे। देखिए इसको हमने अपने पहले वाले को अपने मन से चुना, दूसरे वाले को हर तीसरे व्यक्ति को चुन रहे हैं। क्यों? यहाँ पे 3 आया है, हर तीसरा, तो 5वां चुना जाएगा। अब यहाँ से इसको छोड़ के तीसरा देखेंगे, 1 2 3, 8वें वाले को यहाँ तीसरा जो है 8वां व्यक्ति आ रहा है तो उसको चुन लेंगे। फिर इसको छोड़ के 1 2 3, और यहाँ से 11वां व्यक्ति भी सैंपल में शामिल हो, यानी 4 हम यहाँ पर सैंपल मिल चुके हैं। समझ में आया ना? तो ये क्रमबद्ध रैंडम प्रतिदर्श विधि कहलाता है। बात समझ में आ गया होगा? ठीक है। अब आगे बढ़ते। अच्छा, ये इसको करने के लिए हम टिपिट तालिका का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। टिपिट तालिका का भी उपयोग क्रमबद्ध रैंडम प्रतिदर्श को चुनने के लिए किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो प्रकार है वो है स्तरीकृत या वर्गबद्ध रैंडम प्रतिदर्श, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल, ठीक है। ये क्या होता है इसको समझने की जरूरत है। देखिए, स्तरीकृत या वर्गबद्ध रैंडम प्रतिदर्श, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग तब की जाती है जब हमारी जो पॉपुलेशन है उस जनसंख्या को, जो हमारी जनसंख्या है उसको कुछ मानदंडों के आधार पर सुस्पष्ट उपसमूहों या स्तरों में बांटा जा सकता है, ठीक है। जब हमारी जनसंख्या ऐसी हो जिसमें कई तरह के लोग हों, ठीक है, उन लोगों को अलग अलग मानदंडों के आधार पर, क्राइटेरिया के आधार पे कुछ स्तरों में अगर हम बांट सकते हैं, और अनुसंधानकर्ता ये चाहे कि हर एक स्तर से कुछ व्यक्तियों को सैंपल के रूप में चुना जाए, तो इस स्थिति में
स्तरीकृत या वर्गबद्ध रैंडम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ 12 लोगों का सैंपल है। यहाँ पर कुछ वाइट कलर से दिखाया गया है, कुछ ब्लैक कलर से दिखाया गया है, कुछ ग्रे कलर से दिखाया गया है। ये इनका मतलब वाइट, ग्रे और ब्लैक का मतलब यही है हाँ, ये वाइट, ब्लैक और ग्रे का मतलब यहाँ पर ये है कि इस जनसंख्या में ये जो लोग हैं ये एक तरीके के लोग हैं। ये इनका कोई इस तरह का हो सकता है कि किसी क्राइटेरिया के आधार पर हो सकता है, इनकी शैक्षिक स्थिति के आधार पर जो है हम चुने हो। हमारे पास 12 लोग हैं जिसमें से 3 लोग जो है उच्च शिक्षा में हो, ठीक है। इसमें से जो 6 लोग हों वो उच्च शिक्षा में नहीं, वो केवल माध्यमिक तक ही पढ़े हों, या फिर उसमें से 3 लोग कुछ ऐसे हों जो कि केवल प्राथमिक शिक्षा ही प्राप्त किए हों। तो देखिए, शिक्षा के आधार पर हमने इनको 3 स्तरों में बांट दिया ना, 12 लोगों को। समझ में आ रहा है? और अनुसंधानकर्ता चाहेगा कि इन तीनों ही समूहों से, तीनों ही स्तरों से कुछ सैंपल को चुन लिया जाए, ठीक है ना। तो इस स्थिति में हमें वो वर्गबद्ध रैंडम परिदृश्य का उपयोग करेगा, ठीक है। कैसे होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए अलग अलग तरीके उपयोग किए जाते हैं। इसके लिए 4 तरीके हैं जिसको यहाँ पर बताया गया है। पहला तो है समान आवंटन, दूसरा आनुपातिक आवंटन, और तीसरा है यहाँ पर अआनुपातिक आवंटन, और चौथा है अनुकूलतम आवंटन। समान आवंटन का मतलब ये है कि जब हम हर एक स्तर से निश्चित मात्रा में लोगों को चुने, एक निश्चित संख्या में लोगों को चुने, जैसे कि इस स्तर से हम एक लोग को चुन रहे हैं तो सभी से एक ही लोगों को हम चुनेंगे, ठीक है। तो ये जो कहलाएगा ये समान आवंटन कहलाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया? अब समान आवंटन। अब दूसरी बात ये है, दूसरा है अनुपातिक आवंटन। अनुपातिक आवंटन क्या होता है? अनुपातिक आवंटन में जब हम जनसंख्या से, जब पूरी जनसंख्या और उस समूह की जनसंख्या के अनुपात में के अनुसार जब हम लोगों को चुने तो ये कहलाएगा अनुपातिक आवंटन, ठीक है ना। तब ये अनुपातिक आवंटन कहलाएगा। उसके बाद आते हैं अआनुपातिक आवंटन। अआनुपातिक आवंटन में अनुसंधानकर्ता जो होता है अपने मन से, हर एक स्तर से अपने मन से अपनी सुविधा के अनुसार कितने भी इकाइयों का चयन कर सकता है। जैसे मन करे तो इसमें 3 है तो यहाँ से 1 ले लिया, यहाँ पर 6 लोग हैं तो उसका मन हुआ तो उसने यहाँ से 3 ले लिया, और यहाँ पे 3 लोग हैं तो उसका मन किया यहाँ से 1 ले लिया। तो ये जब बिना किसी अनुपात के हर एक स्तर से अपनी स्वेच्छा से अनुसंधानकर्ता कुछ लोगों का चयन कर ले रहा है तो वो कहलाएगा अआनुपातिक आवंटन। अनुकूलतम आवंटन क्या है? ये जो है इस विधि का सबसे अच्छा तरीका है जो है सैंपल चुनने का। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें सबसे पहले इसमें जो है प्रतिचयन करने के लिए उस स्तर का आकार, उस स्तर का आकार और उस स्तर के जो प्रसरण है उसके वर्ग के अनुपात में चुना जाता है, ठीक है ना। उस स्तर की संख्या और उस स्तर का जो प्रसरण, उस प्रसरण के वर्ग के अनुपात में जब हम प्रत्येक स्तर से इकाइयों को चुनते हैं तो वो कहलाता है अनुकूलतम आवंटन, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज़ हो गई, ये भी हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बहुस्तरीय रैंडम प्रतिदर्श। बहुस्तरीय, कभी कभी अनुसंधानकर्ता को क्या करना पड़ता है कि सैंपल बहुत, अगर हमारे पास जनसंख्या बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत बड़ी है, तो हमें उसमें से एक से अधिक बार प्रतिचयन करना पड़ता है। ऐसा कभी कभी परिस्थिति आ जाती है कि प्रतिदर्श का चयन करने के लिए एक से अधिक बार जो है प्रतिचयन या सैम्पलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक पहली बार इतनी बड़ी जनसंख्या थी, ठीक है ना, इस जनसंख्या में इतने लोग थे, इसमें से कुछ लोगों को हमने सैंपल के रूप में चुन लिया, ठीक है।
उसके बाद कुछ लोगों का समूह फिर से हमें प्राप्त हो गया यहाँ पर, फिर इसमें से दोबारा से फिर एक बार और हमने इसमें से कुछ लोगों को यहाँ पर चुना और वो हमारे सैंपल के रूप में आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा सैंपल है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने एक जनसंख्या से कई स्तरों में सैंपल को चुना है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रतिदर्श को हम कहेंगे बहुस्तरीय रैंडम प्रतिदर्श। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। और जो ये विधि है उसको बहुस्तरीय रैंडम प्रतिचयन विधि कहते हैं। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला वाला हमारा जो अगला प्रकार है वह है बहुरूपी रैंडम प्रतिदर्श। बहुरूपी रैंडम प्रतिदर्श क्या होता है? बहुरूपी रैंडम प्रतिदर्श विधि में हम हमारे पास जनसंख्या होती है एक ही प्रकार की जनसंख्या है, लेकिन उस जनसंख्या से हम दो सैंपल चुनते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास कोई दो विद्यालय हैं, जैसे मान लीजिए बीएड का ही विद्यालय है, बीएड के छात्रों पर हम जो शोध करना चाहते हैं, तो हमारे पास बीएड के दो अलग अलग विद्यालयों के सैंपल हम लेंगे। ठीक है, और इन दोनों सैंपल जो हमें प्राप्त होंगे उन दोनों के बीच हम क्या ज्ञात कर लेंगे? सहसंबंध ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, और इस सहसंबंध द्वारा जो है हम अध्ययन जब करेंगे तो इसको कहते हैं बहुरूपी रैंडम प्रतिदर्श या मल्टीपल नाम ही है, यानी कई। ठीक है ना, तो हमारे पास बीएड के हमने सैंपल के रूप में बीएड के दो अलग अलग विद्यालयों के यहाँ पर सैंपल लिए हैं। दो अलग अलग विद्यालयों की जनसंख्या से, पॉपुलेशन से हमने सैंपल यहाँ पर निकाले और इन दोनों सैंपल का जब हमने अध्ययन किया तो ये है जो कहलाएगा वो बहुरूपी रैंडम प्रतिदर्श कहलाएगा या मल्टीपल रैंडम सैम्पलिंग कहलाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि जितने भी, अब दो ही नहीं, दो से अधिक भी ले सकते हैं, लेकिन शर्त इसमें यह है कि सभी समूहों से प्रतिदर्श की जो विधि है वो एक समान रखी जाए। जैसे हमने अगर इसमें सरल रैंडम प्रतिदर्श द्वारा सैंपल चुना है तो दूसरे समूह से भी हम सरल रैंडम प्रतिदर्श द्वारा ही सैंपल को चुनेंगे। ठीक है, तो ये बहुरूपी या मल्टीपल रैंडम सैंपलिंग या सैंपल कहलाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रकार को देखते हैं। अब कहा जाएगा यहाँ गुच्छ या समूह रैंडम प्रतिदर्श, क्लस्टर रैंडम सैंपल। क्लस्टर रैंडम सैंपल क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। गुच्छ रैंडम प्रतिदर्श या क्लस्टर रैंडम प्रतिदर्श का मतलब होता है कि जब भी जनसंख्या बहुत बड़ी हो, हमारे पास जनसंख्या क्या हो, बहुत ज़्यादा बड़ी हो, और हर एक जनसंख्या के बारे में हमें पूरी जानकारी ना हो, उसकी कोई सूची हमारे पास ना हो। ठीक है, कि उसमें कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, क्या नाम है, या फिर कोई भी उन जनसंख्या के बारे में कोई विशेष जानकारी हमारे पास ना हो, तो इस स्थिति में जो है हम समूह रैंडम प्रतिदर्श या क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग करते हैं। इस विधि में क्या किया जाता है कि हमारे पास जनसंख्या होती है, अब उसमें उस जनसंख्या से हम कुछ लोगों को झुंड में ही ले लेते हैं, बिना किसी जैसे कोई विचार किए, बिना कोई सोचे। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास, हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों पर कुछ शोध करना चाहते हैं, तो विद्यालय तो हमारे पास बहुत सारे हैं, अब किन विद्यालयों को हम वहाँ पर चुनेंगे कोई विशेष। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, हमारे ज़िले में कुछ विद्यालयों को ऐसे चुन लेंगे झुंड में। हमारे पास मान लीजिए हमारे ज़िले में 200 विद्यालय हैं हाई स्कूल तक के। ठीक है, अब 200 विद्यालयों में से हम कुछ विद्यालयों को रैंडमली चुन लेंगे। ठीक है ना, और उसमें से हर एक विद्यालय से कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उठा लिया जाएगा। ठीक है, और इस तरह से गुच्छ में हमने जब कक्षा 10 के विद्यार्थियों को यहाँ पर लिया तो ये तरीका जो कहलाएगा वो कहलाएगा गुच्छ रैंडम प्रतिदर्श या झुंड या पुंज रैंडम प्रतिदर्श। ठीक है, और इसके लिए पुंज जो हम छाट रहे हैं, जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, हमने 12 लोगों की जनसंख्या है, 12 लोगों की जनसंख्या में यहाँ पर कुछ हमने 4 गुच्छ हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 नहीं 6, 2 2 4 2 6 हैं यहाँ पे, 6 अलग अलग जो है समूह हैं।
अब इन समूहों में से रैंडमली हमने दो गुच्छ को देखिए यहाँ पे छांट लिया है, एक ये रहा और एक ये रहा, दोनों को रैंडमली हमने छांट लिया। अब इसमें से हम सैंपल को यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये जो तरीका कहलाएगा वो कहलाएगा गुच्छ या रैंडम प्रतिदर्श। अब इन गुच्छ को हमने, आप पीछे जो भी वर्णित कोई भी विधि है उसके द्वारा इन गुच्छ को चुन सकते हैं। ठीक है ना, और इसमें से जो सैंपल करेंगे उसके लिए भी आप किसी भी विधि का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि हम इसमें समूह में ही एक साथ लोगों को जो है ले लेते हैं। अब उस समूह में कितने लोग हैं इस पर विचार नहीं किया जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। तो ये जो है हो गया हमारा गुच्छ या रैंडम प्रतिदर्श। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं असंभाव्य प्रतिदर्श के प्रकारों पर। अब ये जो असंभाव्य प्रतिदर्श हैं, पहले इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा असंभाव्य प्रतिदर्श है वह है नियतांश या संपूर्ण प्रतिदर्श, जिसको कहते हैं कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग का मतलब क्या है कि जब जनसंख्या के विभिन्न उप समूहों से सम्मिलित किए जाने वाली इकाइयों की संख्या का निर्धारण करके उन्हें किसी भी ढंग से छांट लेते हैं, तो ऐसे प्रतिदर्श को नियतांश या जो है संपूर्ण प्रतिदर्श कहते हैं। अब यहाँ पर उप समूहों की बात की जा रही है, तो उप समूहों का मतलब यही है कि ये कुछ हमारा जो है क्रमबद्ध या वर्गबद्ध प्रतिदर्श की बात की जा रही है। ठीक है, उसी के तरीके का ये है, जैसे हम वर्गबद्ध प्रतिदर्श में पूरी जनसंख्या को कुछ समूहों में बांट देते थे और प्रत्येक समूह से कुछ प्रतिदर्शों को हम लेते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि उप समूह में बांट तो रहे हैं, लेकिन इनमें से इनको छांटने की कोई विशेष विधि नहीं अपना रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ये कहा जाएगा कि ये संपूर्ण या कोटा सैंपलिंग। ठीक है ना, उसके बाद आते हैं आकस्मिक या एक्सीडेंटल प्रतिदर्श, एक्सीडेंटल या इंसिडेंटल सैंपल। ठीक है, क्या है इसमें कि जब अनुसंधानकर्ता अपने सम्मुख अचानक पड़ जाने वाले इकाइयों से प्रतिदर्श की रचना कर लेता है, तो ऐसे प्रतिदर्श को आकस्मिक प्रतिदर्श कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि जो भी हम जा रहे हैं सामने और सामने जो भी पड़ गया उसको हम अपने, जैसे कि ऐसे करते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई रिपोर्टर, न्यूज़ रिपोर्टर जाता है कोई रिपोर्ट करने के लिए, सामने वो सोच के जाता है कि हम कम से कम 50 लोगों से जो है किसी प्रश्न को पूछेंगे। सामने जाता है, कोई भी लोग मिल जाता है, उससे जानकारी ले लेता है। ठीक, तो वो क्या है, वो आकस्मिक प्रतिदर्श के रूप में ही होगा, क्योंकि वो उसके सामने जो भी व्यक्ति पढ़ रहा है उसको वो सूचना, अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए वो छांट ले रहा है, तो ये आकस्मिक प्रतिदर्श की तरह हो जाएगा। अब आते हैं सोद्देश्य या उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श। नाम ही स्पष्ट है, पर्पजी सैंपल। इस सैंपल में अनुसंधानकर्ता जनसंख्या के उस समूह या इकाई का चयन करता है जिसे वह पूर्व ज्ञान के आधार पर उस जनसंख्या का प्रतिनिधि समझता है, तो इसको उद्देश्यपूर्ण या सोद्देश्य प्रतिदर्श, पर्पजी सैंपल कहा जाएगा। उदाहरण के लिए फिर से वही हम ले लेते हैं किसी न्यूज़ रिपोर्टर का। अब न्यूज़ रिपोर्टर को यहाँ पर ये सोच के जा रहा है कि हमें जो व्यक्ति चुनाव वोट दे के आ रहे हैं उनसे कुछ प्रश्न पूछने हैं, तो यहाँ पर उसका उद्देश्य है कि उनसे ही प्रश्न पूछा जाएगा जो कि वोट देकर आ रहे हैं। तो वोट देना उसका उद्देश्य हो गया, वोट देकर आने वाले व्यक्ति जो हैं उसके लिए जो है सैंपल हो गए। अब वो उसी जनसंख्या के पास जाएगा जो कि वोट दे के आ रहे हैं, और उनसे जब कुछ अपने उद्देश्य की पूर्ति करेगा, तो ये जो सैंपलिंग कहलाएगी वो पर्पजी सैंपलिंग या उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और है निर्णित प्रतिदर्श। तो उद्देश्यपूर्ण या निर्णित प्रतिदर्श लगभग एक ही तरीके के यहाँ पे होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा अंतर ये है कि अनुसंधानकर्ता जब अपने किसी उद्देश्य के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित इकाइयों के समूह का चयन करता है, तो इसे निर्णित प्रतिदर्श कहते हैं। जैसे कि अनुसंधान जो कर रहा है वह स्वयं अपनी बुद्धि से किसी ऐसी इकाई का या समूह का चयन कर ले रहा है जो कि उसके शोध से संबंधित है। ठीक है ना, तो वो कहलाएगा निर्णित प्रतिदर्श या जजमेंटल सैंपलिंग। ठीक है, अब आते हैं हिमकंदुक प्रतिदर्श, स्नोबॉल सैंपलिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है, नेट वगैरह में बहुत पूछता है। ठीक है, तो हिमकंदुक यानी बर्फ की गेंद, कंदुक माने गेंद, हिम माने बर्फ, अंग्रेजी में स्नोबॉल सैंपलिंग कहते हैं या स्नोबॉल सैंपल।
देखिए इस विधि में क्या होता है, इस विधि में अनुसंधानकर्ता पहले कुछ उपयुक्त व्यक्तियों को चुन लेता है, पहले कुछ लोगों को वो अपने मन से चयन कर लेगा, ठीक है, उनको उनसे फिर वो उनसे उनमें से प्रत्येक से जो भी जिसको उसने अपने मन से चुना है, हर एक व्यक्ति से अपने ही जैसे कुछ अन्य व्यक्तियों का नाम पूछता है और जिन्हें वह प्रतिदर्श में सम्मिलित किया जा सके, तो इसे हिमकंदुक प्रतिदर्श कहलाएंगे। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सही सैंपल का आकार हमें मिल नहीं जाता हो। तो इसको हम कहेंगे स्नोबॉल सैम्पलिंग, यानी कि अनुसंधानकर्ता कुछ लोगों के पास जाएगा, फिर उनको सैंपल में शामिल करते हुए कुछ लोगों के नाम पूछेगा, तो वो लोग सजेस्ट करेंगे दूसरे के पास जाने के लिए कि हाँ वो इस चीज़ को बता सकता है या वो आपके योग्य व्यक्ति है, और फिर उसको सैंपल में सम्मिलित करते हम जाएंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारे सैंपल का आकार जो है मिल न जाए, ठीक है। तो ये जो है कहलाएगा वो हिमकंदुक या स्नोबॉल सैम्पलिंग कहलाएगी। बताइए हिमकंदुक परिदर्श जो है समाज से चूंकि रिलेटेड है, इसे समाज नीति पर आधारित कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें अनिवार्यता यह है कि हर व्यक्ति को यह बताना अनिवार्य होता है कि जो भी जानकारी या सूचना उससे ली जा रही है वो कहाँ से मिल रही है। इससे क्या फायदा होगा, तो अनुसंधानकर्ता को परस्पर अंतःक्रिया का जो है पैटर्न पता चल जाता है, ठीक है। तो ये जो है हिमकंदुक प्रतिदर्श हो गया। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं उपलब्ध प्रतिदर्श या अवेलेबल सैंपल, ठीक है। तो ये भी जो है जब सुगमता से उपलब्ध इकाइयों को प्रतिदर्श के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसे प्रतिदर्श को उपलब्ध प्रतिदर्श कहते हैं। यानी कि जो आसान लगे, हम अनुसंधानकर्ता कुछ सोच रहा है, जो उसको लगे कि हाँ इसको सैंपल में लेना हमारे लिए आसान होगा, उसको शामिल कर लिया जाता है अपने प्रतिदर्श या सैंपल में, तो उपलब्ध प्रतिदर्श कहलाएगा। क्रमिक प्रतिदर्श क्या होता है, जब अनुसंधानकर्ता अधिक से अधिक व्यक्तियों को प्रतिदर्श में तब तक सम्मिलित करता है जब तक कि उसे भिन्न प्रकार की सूचनाएं मिलती रहती हैं, तो इसको कहा जाएगा क्रमिक प्रतिदर्श। यानी कि लोगों को सम्मिलित करता जा रहा है अपनी सूचनाओं के अलग अलग प्रकार की सूचनाओं के आधार पर, ठीक है, तब तो ये है क्रमिक प्रतिदर्श कहलाएगा। उसके बाद आते हैं क्रमबद्ध प्रतिदर्श। इस प्रकार में इस जो प्रतिदर्श जो है वो संभाव्य और असंभाव्य दोनों का गुण रखता है और एक कहीं ना कहीं क्रमबद्ध रैंडम प्रतिचयन से जो है मिलता जुलता होता है। इस परिदर्श में पूर्व ज्ञात व्यक्तियों की सूची से एक व्यक्ति का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है। उसके बाद एक निश्चित अंतराल पर, देखिए ठीक है ना, क्रमबद्ध प्रतिचयन जो हमारा था उसी से मिलता जुलता ये है, स्थित व्यक्तियों का चयन कर लिया जाता है एक निश्चित अंतराल पर। जैसे मान लीजिए कि अभी बताया मैंने कि जैसे आपके पास 1000 व्यक्ति का समूह आपकी सूची है, अब उन 1000 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को आप चुन लेते हैं। मान लीजिए 7वें व्यक्ति को आपने चुन लिया। अब 7वें व्यक्ति से आप कोई भी अपने मन से निर्धारित कर लीजिए अंतराल। वहाँ पर तो हमने अंतराल निकाला था, लेकिन यहाँ पर अंतराल अपने मन से निर्धारित कर लेते हैं। मान लीजिए कि 7वें व्यक्ति से हर 10वां व्यक्ति जो पड़ेगा उसको सैंपल में हम जो है शामिल करेंगे, ठीक है। तो 7वें से के बाद 10वां जो आएगा वो कौन सा आएगा, 18वां व्यक्ति जो है, 18वां व्यक्ति जो है वो आ जाएगा हमारे सैंपल में। अब 18वें से फिर अगला 10 कौन सा आएगा, 28, 29वां जो व्यक्ति है वो हमारे सैंपल में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सैंपलिंग करते जाते हैं तो इसको कहा जाएगा क्रमबद्ध प्रतिदर्श, ठीक है। तो ये रहा हमारा संभाव्य और असंभाव्य प्रतिदर्शों के प्रकार। अच्छा, एक बात और ये है कि असंभाव्य प्रतिदर्श जो होते हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें कुछ विशेष विचार नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इनसे जो प्राप्त सूचनाएं हैं वो उसके द्वारा जब हम विश्लेषण करते हैं तो जनसंख्या के बारे में कोई विश्वसनीय और वैध अनुमान लगाना बहुत ही कठिन होता है, ठीक है ना। इसलिए इसका जो योगदान है अनुसंधान में, इसकी उपादेयता या योगदान कह सकते हैं, अनुसंधान में बहुत ही कम होता है। केवल शुरुआती अध्ययन, जो प्रारंभ में हम अध्ययन करना शुरू जब करते हैं तो उस समय हम इन असंभाव्य प्रतिदर्शों का उपयोग करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर हम जो उपयोग करते हैं वो है संभाव्य प्रतिदर्शों का। जब हम सांख्यिकीय विश्लेषण की बात आती है तो वहाँ पर हमेशा हम जो है संभाव्य या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स या प्रोबेबिलिटी सैंपल का उपयोग ही हम करते हैं, ठीक है ना।
तो ये रहा आज का हमारा प्रतिदर्श के प्रकार। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और चीज़ें आपको समझ में भी आई होंगी। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई अतिरिक्त जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको वीडियो के रूप में आपको बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।